और मैं आज फिर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वह रूस के इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमने रूस के इतिहास, आधुनिक रूस के इतिहास के अंतर्गत बहुत सारे विषयों को पढ़ा, बहुत सारे चैप्टर को हमने पढ़ा, जिसमें हमने रूस की क्रांति, लेनिन की नीति, लेनिन की, स्टालिन की गृह नीति, विदेश नीति जो हमने देखा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है रूस के इतिहास के संदर्भ में। लेकिन एक व्यक्तित्व है, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें जानना भी जरूरी है। अगर हम लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की को जान रहे हैं तो एक और व्यक्ति है जो रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और वो कौन है? वो है निकिता ख्रुश्चेव। जैसा कि हम जानते हैं कि हर क्षेत्र का, हर देश का नाम भी कुछ अलग टाइप का होता है। रूस में भी हम देखेंगे वहां के लोगों का नाम अलग होता है, तो ये भी जो है निकिता ख्रुश्चेव के नाम से जाने जाते हैं, और रूस के इतिहास में इनका बहुत ही महत्व है। स्टालिन के बाद रूस के इतिहास में ख्रुश्चेव का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। जैसा कि हम जानते हैं स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुई थी, और इनकी मृत्यु होने के बाद कुछ दिनों तक छिपाया गया था कि इनकी मृत्यु हो गई है। और इसकी घोषणा कब की गई? 5 मार्च 1953 में यह घोषणा की गई कि स्टालिन की मृत्यु हो गई है। इसके पीछे भी बहुत कहानी है। कहा जाता है कि एक षड्यंत्र के द्वारा इन्हें मारा गया। इसमें किनका किनका हाथ था, उसमें अमेरिका खुफिया एजेंसी जो है उनका क्या हाथ था, ऐसे बहुत सारी बातें उस समय हुई थी। लेकिन बाद में इन सारी बातों को निरस्त कर दिया गया था। तो चलिए हम बात करते हैं कि स्टालिन की मृत्यु हो गई और अब रूस में की स्थिति क्या है। तो आज का जो ये हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा वीडियो है, बहुत ही छोटा होगा, सरल तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि समझा दूं कि ख्रुश्चेव के काल में रूस की गृह नीति और विदेश नीति क्या थी। तो जैसा कि हमने बताया कि स्टालिन की मृत्यु हुई और एक राजनीतिक अस्थिरता रूस में छा गई, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे खड़े हो गए। एक तो स्टालिन का उत्तराधिकारी मैं हूं, 10 आदमी खड़े हो गए कि मैं उनका सही उत्तराधिकारी हूं, हमारे हाथों में ही अब शासन की बागडोर आए। दूसरी बात यह भी होने लगी कि स्टालिन ने रूस में तानाशाही शुरू कर दिया था। तो तानाशाही व्यवस्था ना हो, एक व्यक्ति द्वारा ही शासन ना किया जाए, बल्कि सामूहिक रूप से एक कमेटी हो, एक कहने का मतलब कि एक 4 आदमी का, 10 आदमी का, जो भी हो, एक ग्रुप हो और उसके द्वारा शासन हो, ना कि एक व्यक्ति के द्वारा शासन हो। तो इस तरह से बहुत तरह की बातें आने लगी और रूस की जो है स्थिति वह एकदम से अस्थिर जैसी लगने लगी। लेकिन ऐसे समय में पुनः स्थिति को रास्ते में लाने के लिए प्रयास शुरू हुए, और हम देखते हैं कि 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति मैदान में रह गए। कौन थे वो? मालेनकोव। ये मालेनकोव कौन थे? ये सचिवालय प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। मोलोतोव, ये बोल्शेविक दल के नेता थे। ख्रुश्चेव, ये भी बोल्शेविक दल के नेता या सदस्य बोल सकते हैं। और एक बेरिया जो सेना के प्रमुख थे। इन चारों प्रबल दावेदार के रूप में सामने आए। अब हम
आगे क्या देखते हैं कि मालेनकोव ने यह प्रदर्शित किया कि मैं ही स्टालिन का सही उत्तराधिकारी हूं, और यह उसने दिखाने का भी प्रयास किया। यह देख करके और लोग डर गए कि अरे भाई ये तो हेड बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है, और एक नए तरीके से ऐसी स्थिति बनाई गई और इनको जो है, जो बोल्शेविक दल का जो कमेटी था उसके अध्यक्ष पद से इसे हटा दिया गया। अब वहां पे ख्रुश्चेव को बना दिया गया। अब इनको हटाने के बाद 3 लोग बच गए मैदान में। अब नहीं, ये शुरू में मोल्टोव को हटा दिया गया, अब ये तीनों बच गए। सबसे पहले ख्रुश्चेव ने क्या किया, जो मुख्य पद था उसे अपने हाथों में ले लिया, बोल्शेविक पार्टी का अध्यक्ष का पद अपने हाथ में ले लिया। मालेनकोव को जो है जितना भी सरकारी ऑफिस था उसका जो हेड था वह उसका अधिकारी हो गया, और बेरिया जो है वह सेना का ही प्रमुख रहा। लेकिन हम क्या देखते हैं इसमें, ख्रुश्चेव ही सबसे अधिक तेज निकला। उसने क्या किया, धीरे धीरे सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली। उसके लिए उसने सबसे पहले एक समाचार पत्र है प्रावदा, प्रावदा याद रखिएगा, ये प्रावदा जो है एक समाचार पत्र है रूस का। इसे उसने अपने हाथों में ले लिया और अपने अनुसार वह उसमें प्रचार करने लगा, अपने अनुसार वो मैसेज डालने लगा। इससे पहले हम क्या देखते हैं, जब स्टालिन की मृत्यु हुई और इस बात को निरस्त किया गया कि एक षड्यंत्र के तहत उनकी मृत्यु हुई थी, इसमें बहुत लोगों को घसीट लिया गया। उसमें यह कहा गया कि कुछ लोगों ने राष्ट्रद्रोही नीति अपनाई है, अमेरिका के साथ मिले हैं और वो साम्यवाद के विरोधी हैं। ऐसा बहाना करके उन्होंने क्या किया, बेरिया को अपने रास्ते से निकाल दिया, मालोतोव को भी रास्ते से निकाल दिया। जो भी इसके समर्थक थे इन सबों को कोई ना कोई आरोप लगाकर इन्हें निकाल दिया, और सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने दल में रखा जो उनके समर्थक थे। इनको निकाला ही नहीं, इनको और इनके साथियों को राष्ट्रद्रोह के अपराध में गोलियों से उड़ा दिया गया। कहने का मतलब कि बहुत ही सोची समझी तरीके से ख्रुश्चेव ने इन सबों को अपने इर्द गिर्द से हटा दिया और अपने आप को सुपर बना लिया। जैसा कि हमने बताया कि प्रावदा के माध्यम से इसने अपनी पैठ बना ली जनता के बीच में, और इस तरह से वह बहुत जल्दी ही, ये 1953 की घटना है, 1956 तक इसने अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर ली। इसी बीच हम देखते हैं ये मालेनकोव जो थे, ये जैसा कि मैंने बताया स्टालिन के बहुत नजदीकी थे। स्टालिन ने जब पंचवर्षीय योजना शुरू की थी 1950-51 से लेके 55 तक में, उन्होंने भारी उद्योगों को बल दिया था, जबकि मालेनकोव का कहना था कि नहीं, भारी उद्योगों को बल मत दीजिए, जो उत्पाद जो जरूरी है वो उसका भी उत्पादन होना चाहिए, या कृषि पर ध्यान दीजिए। तो इन बातों को, अब तो स्टालिन नहीं रहे थे, इस बात को उसने ख्रुश्चेव के सामने रखी। ख्रुश्चेव ने उसे नकार दिया कि नहीं, हम तो भारी उद्योग धंधे पर ही अपने रूस का विकास करेंगे। इन सबों को लेकर के दोनों में मतभेद हो गया और इनको भी निकाल दिया गया। अब हम कहें तो मैदान में सिर्फ और सिर्फ ख्रुश्चेव रहे, और उसके बाद उन्होंने अपने इसके जगह पे N.A. बुल्गानिन को अपना अध्यक्ष बनाया, बोल्शेविक पार्टी के लिए सचिव बनाया उसका। इसने भी बहुत मन लगा करके ख्रुश्चेव के साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि
क्रुश्चेव को लगा कि N.A. बुल्गारिन, मालेनको और भी लोग मिलकर क्रुश्चेव के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो कर भी रहे थे। वो देख रहे थे कि क्रुश्चेव अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहा है, तो क्रुश्चेव की शक्ति को रोकने के लिए इन लोगों ने कुछ ऐसा षड्यंत्र किया था जिसे क्रुश्चेव ने जान लिया और इनको सभी को रास्ते से हटा दिया। और उसके बाद कहा जाए तो रूस के शासन की पूरी बागडोर क्रुश्चेव के हाथ में आ गई। पूरे देश में उसने बहुत अच्छा इमेज बना करके अपना प्रचार किया, अपने समाचार पत्र के द्वारा प्रचार किया। अब धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि वो स्टालिन विरोधी भी प्रचार करने लगा। उसने जनता के सामने वह जब भाषण देता था तो कह देता था कि स्टालिन बहुत गलत काम किया, वह सब काम अपने मन से करता था, किसी से कुछ पूछता नहीं था, वह मनमानी करता था। कहने का मतलब स्टालिन को उसने गलत ठहराया, ऐसा ऐसा तर्क दिया कि लोगों को लगा कि नहीं, हाँ स्टालिन गलत है, ये क्रुश्चेव ही सही है। जितने लोग स्टालिन के काल में जेल में बंद किए गए थे उनको निकाल दिया गया, उनके खिलाफ आराम से बोला जाने लगा, उनके नाम से बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते थे हर साल, उनको बंद करा दिया गया। कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे जब क्रुश्चेव ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली तो उसने क्रुश्चेव स्टालिन को बदनाम करने के लिए तैयार हो गया, और साथ ही साथ वहां की जनता को यह बताने लगा कि मैं ही सच्चा मार्क्सवादी हूं, मैं ही सच्चा लेनिनवादी हूं, मैं ही सच्चा साम्यवादी हूं, मैं साम्यवाद का समर्थक हूं। तो इस तरह से उसने अपनी इमेज बना ली और रूस पर फिर से एक छत्र शासन क्रुश्चेव का हो गया। तो ये समझ गए हम लोग क्रुश्चेव के कौन था, कैसे उसने सत्ता पे अपनी जगह बना ली। अब जब उसके हाथ में शासन की पूरी बागडोर आ गई, एक प्रकार से स्टालिन की जगह वो खुद हो गया एकमात्र शासक, एक प्रकार कहा जाए तो तानाशाह के रूप में वो आ गया, और पुनः उसने रूस को एक नई गति देने की कोशिश की, और उसके लिए उन्होंने गृह नीति और विदेश नीति बनाई। तो चलिए हम लोग जान लेते गृह नीति क्या थी, बहुत ही संक्षेप में। सबसे पहले गृह नीति के अंतर्गत हम कहेंगे कृषि के क्षेत्र में उसने विस्तार करने की बात कही, कृषि के क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और प्राय सभी देशों की स्थिति खराब थी, लेकिन रूस की स्थिति ज्यादा खराब थी कृषि के क्षेत्र में। साथ ही साथ ये जो राजनीतिक उठापटक हो रही थी उसका भी दुष्प्रभाव कृषि के क्षेत्र में पड़ रहा था, और जब कृषि ही कमजोर होगी तो स्वाभाविक है वो देश पर उसका सीधा असर पड़ेगा। इसके लिए क्रुश्चेव ने सोचा गृह नीति के अंतर्गत कृषि को मजबूत किया जाए। कृषि को मजबूत करने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया, कर के जो ढांचे थे उसको परिवर्तन किया, ऐसा किया जो जनता या किसान के हित में हो। लगान जिसे कहा जाए तो उसको आधा कर दिया गया। साथ ही साथ जो किसान थे उसको बहुत अधिक सहायता दिया गया, उसे कृषि के लिए जो ऋण की आवश्यकता होती है या पशु खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो इन सारी सुविधाओं को राज्य के द्वारा देने की बात कही गई। साथ ही साथ पशु खरीद और पशु पालने को प्रोत्साहन, ये भी इसके द्वारा की गई कि इससे कृषि का विकास होगा। साथ ही साथ जो पर्सनल खेती जिसकी थी, जो अपना व्यक्तिगत जो कृषि करते थे, उनको कहा गया कि भैया आप कम उपजाइए, आप कम फसल उपजाइए, हमारे जो सामूहिक फार्म है वहां पे उपजाने दीजिए। ये उनका पता नहीं क्या, वो भी ज्यादा उपजा लेते तो पता नहीं क्या हो जाता, तो इस तरह का उनका इंस्ट्रक्शन था। साथ ही साथ बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। रूस में बहुत सारे
सारे ऐसे क्षेत्र थे जैसे साइबेरिया, यूराल क्षेत्र, ये सब के यहाँ के बहुत सारी भूमि जो है वह बेकार थी। इसे भी कृषि योग्य बनाने के लिए उन्होंने आगे बढ़कर के काम किया, उसे सहायता दी, उसके लिए काम किया। साथ ही साथ सामूहिक कृषि को भी बल दिया गया कि सामूहिक रूप से कृषि कीजिए, वो ज्यादा कम खर्च में ज्यादा उत्पादन होगा। और भी अच्छा करने के लिए बाहर से, विदेशों से, अमेरिका से, यूरोपीय देशों से, अन्य यूरोपीय देशों से अच्छे अच्छे कृषि उपकरण मंगाए गए कि कृषि के क्षेत्र में नए उपकरण, आधुनिक उपकरण से लाभ होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में, कृषि के हर क्षेत्र में सरकार के द्वारा काम किया गया जिससे कृषि उन्नत हो, मजबूत हो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 1955 में अकाल के कारण कृषि जो थी वहां की गड़बड़ हो गई। उसने मजदूरों पर भी, जो खेत में काम करते थे, उन मजदूरों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करवाई। कहने का तात्पर्य यह है कि ख्रुश्चेव ने गृह नीति के अंतर्गत यह समझा कि कृषि का विकास करना होगा, क्योंकि इसके विकास के बिना हम आगे की बात नहीं कर सकते हैं। अब उद्योग धंधे की बात हम करें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये मालेनकोव जो थे, ये स्टालिन के साथ इनका विरोध क्यों था? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ बड़े उद्योग धंधे ही बने। उनका कहना था कि उपभोक्ता सामग्रियों का भी उत्पादन होना चाहिए, और इसी बात पर ख्रुश्चेव और मालेनकोव में मतभेद हो गया था। अब हम देखते हैं कि पुनः ख्रुश्चेव ने बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाने शुरू किए, तेल से संबंधित, इस्पात से संबंधित, ऐसे ऐसे बड़े बड़े उद्योग धंधे। लेकिन छोटे उद्योग जो आम जनता की जरूरत है उसे उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि नहीं, हमें जो उपभोक्ता सामग्री उत्पादन है उसको ही बढ़ाना होगा। और हम देखते हैं कि 1955-56 में जो नई पंचवर्षीय योजना बनी, उसमें इस बात को पुनः जगह दी गई। अब उन्होंने क्या किया? पूरे रूस को 105 इकोनॉमिकल जोन में बांट दिया। उसे लगा कि ऐसा करने से उद्योग धंधे या जो हम कर रहे हैं उसमें सुधार होगा, ज्यादा अच्छा उत्पादन होगा, ज्यादा फायदे वाला सौदा होगा। लेकिन इसके जगह इसका उल्टा हो गया, और ये जो 105 जोन बन गए थे वो आपस में तरह तरह के मतभेद और तरह तरह के फूट का एक ग्राउंड बन गया। तो इस तरह से इससे बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि रूस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अपना कदम रखा, और उस स्पुतनिक नाम का ग्रह को उसने भेजा अंतरिक्ष में। तो इस तरह से गृह नीति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कृषि और उद्योग धंधे के क्षेत्र में ख्रुश्चेव ने इतने सारे काम किए ताकि रूस प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बुद्धिजीवी होते हैं वो अक्सर अपने लेखन से, पुस्तक लिख दिए, निबंध लिख लिए, आर्टिकल लिख करके लोगों को तरह तरह से प्रेरित कर देते थे, उन्हें भड़का देते थे। कभी वो साम्यवादी के खिलाफ लिख देते थे, कभी वो ख्रुश्चेव के खिलाफ लिख देते थे। तो ऐसी स्थिति में साम्यवादी सरकार को या साम्यवादी दल को किसी तरह आघात ना पहुंचे, वो कमजोर ना हो, और इसके लिए ख्रुश्चेव ने बहुत सारे नियम कानून बनाए। उन्हें जो इस तरह के काम करते थे उससे रोका गया, उसे सजा दी गई, जो भी किया जा सकता था किया गया, ताकि साम्यवादी दल या ख्रुश्चेव की जो पार्टी या ख्रुश्चेव को किसी तरह की आंच ना आए। इस बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी नई पुस्तकों को लिखा गया, बहुत सारे नाटक बनाए गए, बहुत सारे संगीत, बहुत सारे जो कार्टून होते हैं ये सब
बनाए गए जो काफी प्रेरक थे। और नाम की एक पुस्तक लिखी गई जिसे लियोनिड जोरिन ने लिखा था, जो बहुत ही प्रचलित हुई, लोगों ने उसे बहुत सराहा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्रुश्चेव ने गृह नीति के अंतर्गत इतने सारे काम किए जो रूस को मजबूती प्रदान करने के लिए और क्रुश्चेव को भी मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी थे। अब हम बात करते हैं विदेश नीति। विदेश नीति के अंतर्गत हम यह कहेंगे कि सबसे पहले चीन के साथ उसने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, क्योंकि चीन और रूस दोनों में साम्यवादी सरकार थी। साम्यवाद रूस से ही चीन पहुंचा था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत मुद्दे को लेकर के इन दोनों में विवाद या मतभेद रहता था। तो चीन के साथ संबंध सही करना यह क्रुश्चेव की प्राथमिकता थी और उसने चीन से एक संबंध स्थापित किया। वहां मंचूरिया में हम जैसा कि देखते हैं, मंचूरिया और कोरिया दो जगह जो था, इसको लेकर के दोनों की आंखें लगी रहती थी, दोनों इस पे अपना कब्जा जमाना चाहता था। पोर्ट ऑर्थर, तो इन सब जगहों के कारण जो मतभेद इनके बीच था, इसे दूर करने के लिए एक द्विपक्षीय संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे की संप्रभुता को माना। साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि अगर कभी जापान के द्वारा चीन पर या रूस पर आक्रमण हो जाए तो जापान उसके सहायता करेगा। लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा में जो है क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में वहां सरकार थी, वहां भी साम्यवादी दल की स्थापना हुई और साथ ही साथ अफ्रीका के बहुत सारे नए देशों पर भी के साथ भी क्रुश्चेव ने एक नीति बनाई, एक संबंध बनाए, अच्छे संबंध बनाए। मिस्र के साथ क्या किया? मिस्र के साथ हम देखते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस के खिलाफ मिस्र के साथ किसने दिया? रूस ने दिया। दक्षिण एशियाई देश भारत या बर्मा, इन देशों के साथ भी संधि हुई, समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत आवश्यक सामानों के लिए, ऋण के लिए या सेना संबंधी सहायता के लिए इन देशों से बात हुई। अपने आसपास के जो पड़ोसी देश थे, तुर्की, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, इनके साथ भी अच्छे संबंध बनाए गए ताकि पड़ोस में अगर सब खुश रहेगा तो रूस में भी शांति रहेगी। शिखर सम्मेलन जेनेवा में हुआ 1955 में, उसमें भी रूस की भागीदारी रही। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्रुश्चेव ने बहुत मेहनत किया अपनी गृह नीति या आंतरिक नीति, वैदेशिक नीति या जो बाहरी नीति है उसको संभालने का उसने प्रयत्न किया, जिससे रूस की स्थिति मजबूत हो। बहुत सारे बाधाएं या विघ्न बाधाएं भी इनके सामने आई, जैसा कि यूगोस्लाविया में जो विरोध की भावना थी और उसे संभाल करके उसे रूस में मिला लेना, पोलैंड का विद्रोह उसको कंट्रोल करना, ये सारी बातें भी बहुत ही तरीके से क्रुश्चेव द्वारा संभाली गई। पोलैंड हो चाहे हंगरी हो, इनके द्वारा बहुत सारा विरोध या विद्रोह दिखाया जा रहा था, जिसे संभालने की कोशिश क्रुश्चेव के द्वारा की गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्रुश्चेव ने आधुनिक रूस को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और उसमें कुछ मामले में असफल हुए, लेकिन सफलता ही पाई। यह अलग बात है कि उसने स्टालिन की जो इमेज है उसे खराब करने में भी उसने भरपूर काम किया। तो खैर यही है क्रुश्चेव के बारे में। इसके साथ ही मैं आज का ये चैप्टर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।